इंसानों की भावनाओं को अपने नॉवेल्स के द्वारा एक्सप्लोर करने में महारतें हासिल करी थी फ्योदोर दोस्तोयevस्की ने। अब चाहे वो ज़िंदगी की जटिलता के बारे में बताना हो या इंसानों के मानसिक तनाव के बारे में, दोस्तोयevस्की कभी भी पीछे नहीं हटा। दोस्तोयevस्की की किताबें एक आईने की तरह होती थी जो हमें खुद के बारे में बहुत कुछ बताती है, और बहुत कुछ बताने के साथ साथ हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और ऐसे ऐसे नज़रिए दे के जाती है दोस्तोयevस्की की किताबें कि कई बार हम खुद सोच में पड़ जाते हैं। सोच से याद आया, ह्यूमंस आर केपेबल ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग, और ये जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है ये एक तरीके से हमारा बोन भी है मगर एक कर्ज भी है हमारे ऊपर, क्योंकि हम एक क्रिएचर बन जाते हैं ऑफ पैराडॉक्सेस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, जिसकी वजह से हम खुद को पहचानने में बहुत स्ट्रगल करते हैं। फिलॉसफी की एक बहुत बड़ी ब्रांच एग्जिस्टेंशियलिज्म इस चीज़ को ही कवर करती है कि हम यहाँ पे है क्यों और इसका मतलब क्या है, ये जो ज़िंदगी हमें मिली है। और कई सारे सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, जैसे असलियत क्या है? क्या असलियत केवल वही है जो हमारा दिमाग प्रोसेस कर पा रहा है और हम देख रहे हैं, या असलियत उससे भी ज़्यादा कुछ है? Because of higher order thinking, we do become creatures of contradictions and paradoxes. मगर इन्हीं paradoxes और dilemmas को कवर करता है दोस्तोयevस्की अपने नॉवेल्स में, चाहे वो dilemma of morality हो अपनी किताब क्राइम एंड पनिशमेंट में, या जस्टिस का नेचर हो ब्रदर्स कारामाज़ोव में, या लव और लोनलीनेस के एस्पेक्ट्स हों वाइट नाइट फ्योदोर दोस्तोयevस्की की एक नॉवेला है जो प्यार, अकेलेपन और अपेक्षाओं के बारे में है। इस नावल में हर एक कैरेक्टर की ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लोर किया हुआ है दोस्तोयevस्की ने, जिसकी वजह से प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी उभर कर आगे आती है। यह कहानी एक प्रूफ है कि इंसानों के इमोशंस इतनी सदियों में बदले नहीं हैं, चाहे वो 1840 के दोस्तोयevस्की की एक किताब हो या अभी हम हो। लोनलीनेस और लव दो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ के जो एक्सपीरियंस किसी ना किसी को कभी ना कभी होता ही है। अब स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो लोनलीनेस इज़ एट पीक। एक्सपर्ट्स कॉल दिस द लोनलीनेस एपिडेमिक। फिर हम बात कर ही रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो इंडिया में 22% लोग लोनली फील करते हैं, और बैंगलोर जो शहर में मैं अभी हूँ वहाँ पे 37% लोग अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं। ये एक एपिडेमिक है और ये बढ़ता जा रहा है। एरिस्टोटल द जर्मन फिलोसोफर हैड फेमसली सेड दैट humans are social animals, and the people who live away from society are either gods or akin to beasts. But here's the irony of our world. The more connected we are technologically, the more disconnected we feel in real life. और दोस्तोयevस्की की ज़िंदगी कुछ अलग नहीं थी। उसकी ज़िंदगी में अकेलापन कूट कूट के भरा था। कलम से कमाई करना वैसे ही कठिन होता है, मगर उसके ऊपर जो भी कमाई उसने की वो उसने सट्टेबाजी में डुबा दी। और दोस्तोयevस्की का ये अकेलापन उसकी किताबों में भी नजर आता है। वाइट नाइट्स का प्रोटैगनिस्ट अपनी किताब की शुरुआत में एक बहुत ही अकेला किरदार होता है। ये सोचता है कि ये लोगों को जानता है, मगर जानता केवल एक तरफा है। जब लोग शहर छोड़ रहे होते हैं तो इसको कोई पूछता तक नहीं है कि ये कैसा है और क्या है। और फिर हर अकेला आदमी की तरह ये अपनी एक अलग दुनिया में जीने लगता है। ये घरों से बात करता है, ये अपने घर की मकड़ी को नाम देता है और देखता रहता है कि वो क्या कर रही है, जब तक वो प्यार में नहीं पड़ जाता। मगर सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अकेलापन है क्या। लोनलीनेस इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ आइसोलेशन दैट वी फील व्हेन देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोशल कनेक्शन वी वांट एंड द सोशल कनेक्शन वी हैव। और लोनलीनेस से रिलेटेड लोगों का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी है कि वो अगर आगे किसी रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो ये सब कुछ बदल जाएगा और वो अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। आई एम श्योर दैट अ हेल्दी रिलेशनशिप विल हेल्प, बट इट इज़ नॉट द क्योर। और इसे क्योर कहना एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट होगी। प्यार चाहे पेरेंटल हो या रोमांटिक, ये लोनलीनेस का सलूशन नहीं है, क्योंकि लोनलीनेस केवल एक फिजिकल चीज़ नहीं है। इसकी कई सारी लेयर्स हैं जहाँ जो इमोशनल लेवल तक भी जाती है और जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल तक भी जाती है। आदमी भीड़ में भी अकेलापन महसूस कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसके पास लोग नहीं हैं तभी वो अकेलापन महसूस करे। और यही मिसकंसेप्शन अकेलेपन के बारे में कहीं ना कहीं एक दुखद अंत लाता है हमारी इस कहानी पर। जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांट ने कहा था कि असलियत के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है फिनोमेना और दूसरा होता है नॉमिना। फिनोमेना बेसिकली वो होता है जो हमारा दिमाग प्रोसेस करके देख पा रहा है रियलिटी, और नॉमिना वो होता है कि विदाउट एनी प्रोसेसिंग जो रियलिटी है, इफ आई मेकिंग सेंस, वो नॉमिना कहा जाता है। अब नॉमिना हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारा दिमाग 100 प्रोसेसिंग लेयर्स के बाद हमें चीज़ समझाता है कि वो है क्या। हम आम चीज़ों को मीनिंग देते हैं अपनी ज़िंदगी में, मगर क्या उनका असलियत में वो मतलब है भी जो हम समझते हैं और जो हम एसोसिएट करते हैं? शायद नहीं।
इसलिए किसी चीज़ को तुम जिस एंगल से देखोगे कोई और किसी और एंगल से देखेगा, मगर असलियत में वो क्या है वो हम कभी भी पता लगा ही नहीं पाएंगे। और जो ये असलियत है वही नॉमिना है। और सारी की सारी क्रिटिकल थिंकिंग अल्टीमेटली नॉमिना को समझने के लिए, कि हम कैसे अपनी बायसेस रिड्यूस करके हमारे ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के इतने सारे जालों को हटा के हम कैसे देख सकते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। मगर ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान प्रोसेस करता है चीज़ों को नैरेटिव फॉर्मेशन से। इतना सारा डेटा हमारे पास होता है, हम खींच के उसकी एक कहानी बना देते हैं, जिसकी वजह से हम आगे चीज़ों को समझ पाते हैं। चीज़ों को मतलब देना बहुत ज़रूरी है इंसानों के लिए, वरना वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं जीवन में। और यही मतलब के लिए हम जो कहानियाँ बुनते हैं कई बार हमारे ही अगेंस्ट हो जाती है। अगर हम इसी चीज़ को फिलोसफिकली देखें तो प्लेटोस केव के बारे में हम बात कर सकते हैं, जहाँ पे असलियत बस एक शैडो का प्ले हमें दिखाई देता है, मगर जो असलियत पीछे है, जिसकी शैडोज हमें दिख रही हैं, वो हम कभी भी नहीं देख पाते हैं। इसके बारे में मैंने प्लेटो वाली वीडियो पे भी बात करी है, अगर वो देखना है तो देख लेना। उसके अलावा अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो नैरेटिव फॉर्मेशन, न्यूरोलॉजिकली बात करें तो कई सारे लेवल्स पे इतनी प्रोसेसिंग होती है हमारे दिमाग में, अलग अलग ब्रेन के रीजन्स में, और तब जाके मिला के हम एक सेंस बनाते हैं 100,000 तरीके के डेटा से। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो हम देख रहे हैं वो सही ही है, और इसलिए शायद गलतियां इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए कई बार ज़रूरी होता है कि जो हम सोच रहे हैं हम उससे पीछे हट के कई बार कोशिश करें एक ही चीज़ को दूसरे नज़रियों से देखें। व्हाइट नाइट्स में होता यह है कि नरेटर जैसे प्यार करता है वो 100 तरीके की एक्सपेक्टेशंस जोड़ लेता है उस आदमी से, कि वो उसके साथ रहेगा ज़िंदगी भर, कि वो कभी उससे दूर नहीं जाएगा। मगर वहीं उस लड़की की कहानी अपने आप में अलग है, वो कभी देख ही नहीं पाएगी कि नरेटर के दिमाग में क्या चल रहा है और इसमें उसकी गलती नहीं है। अब हम इसमें गलती किसकी समझें? वो इंसान जो इतनी एक्सपेक्टेशंस पाल के बैठा हुआ है, जिसकी ज़िंदगी में अपनी ही एक दुनिया चल रही है और अपनी ही एक कहानी बुन रहा है, या वो जो ये एक्सपेक्टेशंस समझ नहीं पा रही है? असलियत में शायद गलत कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों अपने नेचुरल वेज में दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मगर कई बार चीज़ें वैसे नहीं आगे बढ़ती हैं जैसे हम चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा सोचने का तरीका ही गलत है, क्या पता हो सकता है। मगर ज़रूरी बात यह है कि हम क्या चीज़ों से सीखते हैं और हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और इमोशन और रीज़न की डिबेट तो प्लेटो के टाइम से चलती हुई आ रही है। इंसान इमोशंस की तरफ ज़्यादा रहे या रीज़न की तरफ से, रीज़न की तरफ जाएगा तो मैकेनिकल ना हो जाए, और इमोशंस की तरफ जाएगा तो अपने आप को बर्बाद ना कर ले। और इमोशन और रीज़न के बीच बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ही मुश्किल होता है, और मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा एग्जिस्टेंस आदमी अपनी ज़िंदगी की इसी चीज़ में लगा देता है कि वो कैसे सीखे रीज़न और इमोशंस को बैलेंस आउट। और इसलिए आप ह्यूमन इमोशंस को ब्लैक और वाइट में नहीं रख सकते, अच्छा और गंदा हर चीज़ को आप क्लासीफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि कहीं पे भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि तू सही मैं गलत, मैं सही तू गलत, क्योंकि इंटरप्ले इन चीज़ों का इतना अलग लेवल पे कॉम्प्लेक्स है कि आप कभी ये नहीं बोल पाओगे कि हाँ जो मैंने किया वो मैंने सही किया, या जो मैंने किया वो मैंने गलत किया। बुद्धिज़्म में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वो बोलते हैं कि सबकी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में चल रहा है, और उनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसका कल्मिनेशन आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। इसलिए आप बोल नहीं सकते कि जो आपके साथ हो रहा है वो सच में आपकी ही गलती है या नहीं। और ये किताब व्हाइट नाइट्स इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में इतने अच्छे ढंग से बताती है कि इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये किताब पढ़ी और मैंने कई सारी गलतियाँ रियलाइज़ करी जो मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी में की थी। अब मेरे ख्याल से इट्स ऑल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, और धीरे धीरे आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ता है ज़िंदगी में वो ये चीज़ें सीखता है। और इसलिए मुझे लगता है लिटरेचर हमें एक चांस देती है चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी एक लाइन पे चल रहे हैं, मगर एक अलग पर्सपेक्टिव जान के हम समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से एक सेम चीज़ के साथ डील कर सकते हैं। और इसलिए लिटरेचर एक बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है। अक्सर हमसे बोला जाता है कि केवल ये कहानियाँ पढ़ के तुम कहाँ जाओगे, मगर कहानियों में वो जोर है जो हमें आगे लाई है यहाँ तक। इंसान आगे बढ़ा है कहानियों के बलबूते पे, क्योंकि वो इमेजिन कर पाया है चीज़ें जो आगे होने वाली हैं, उसने काम किया है उन चीज़ों के लिए। काम करना ज़रूरी है, मगर वो पर्सपेक्टिव जानना भी इतना ही ज़रूरी है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो मैं आगे ऐसी और वीडियोस लाते रहूँगा। कमेंट्स में सजेशन बताओ किस टाइप की तुम्हें वीडियो चाहिए। बाकी मिलते रहेंगे हम, और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि वीडियोस अब रेगुलरली आने लगेंगी। कमेंट्स, लाइक्स वगैरह तुम्हें मालूम ही है क्या करना है। लेट्स गो, एन्जॉय योर वीकेंड। थैंक यू, बाय।